Audio and screen is okay or not? ऑडियो और स्क्रीन क्लियर है? ओके। (34, 35). So we are here to start the class now. As in the last class we have discussed some ऑपरेटर्स बेसिकली, और जिसमें हम लोगों ने ज्वाइन ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिया था, रीनेम कर चुके थे, डिवीजन ऑपरेशन, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, और रिलेशनल अलजेब्रा की समझ आपको एक बार आ जाएगी तो उसके बाद आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो हम दोनों कोशिश करेंगे कि एसक्यूएल मतलब अलजेब्रा के साथ साथ एसक्यूएल भी चले। तो एक बार हम लोग जरा सा क्विक रिकैप करते हैं जो हम लोगों ने सब कुछ अभी तक किया हुआ है, और उसके बाद हम लोग को कि बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप लोग साथ साथ में सब कुछ करते रहें। थोड़ा सा हम लोग को रिपीट भी करना कोई बात नहीं, ये चीजें बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी प्लेसमेंट्स ड्राइव्स में आपसे इसके बारे में पूछा जाए। ओके, सो हियर वी आर विद some examples of relational algebra, और जैसा कि आप लोगों ने देख अभी जितने भी हम लोग क्वेरीज करने वाले हैं वो आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे जो डेटाबेस डिस्कस किया था, दिस वन, इसी डेटाबेस पे डिस्कस करेंगे जो हमने आपको शेयर भी किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, हेलो, हेलो, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है फिर। वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, लेट मी चेंज द नेटवर्क। हेलो, अब क्लियर है बेटा? सर आज टीम्स भी प्रॉपरली नहीं चल रहा, मैसेज वगैरह भी नहीं जा रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें बहुत इश्यूज हैं। आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। ओके, क्रैकल है। अब सही है? हेलो, इज दिस ओके? बेटर? नॉट गुड? हाँ, एकदम बढ़िया नहीं आ रहा। ओके, चलो ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस बेटा मैंने आप लोगों को शेयर किया था, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। अभी हल्का हम लोग स्लो चलेंगे ताकि आपको पहले एक बार समझ बन जाए इन चीज़ों की, और समझ बन गई फिर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। एसक्यूएल हो या रिलेशनल अलजेब्रा हो, मेरी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेरी में जो भी चीज पूछ रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देके, बात को ध्यान से सुनना, जो इन्फॉर्मेशन देके तुमसे क्वेरी की जा रही है, कोशिश करो कि सबसे पहले इस बात तक आप पहुंचिए कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन किस टेबल में है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी किस टेबल में है, और फिर जिस टेबल में वो इन्फॉर्मेशन है, फिर दूसरा ये देखो कि पूछ क्या रहा है, और जो आपसे डेटा पूछ रहा है वो टेबल कैसे उससे लिंक हो सकती है। मतलब अगर दोनों के बीच में कोई की शेयर हो रही है, मतलब फॉरेन की प्राइमरी की का कंसेप्ट है, तो दोनों के दोनों टेबल को ज्वाइन कर देंगे। अदरवाइज उस डायरेक्ट टेबल में नहीं है तो क्या हम किसी और दूसरी टेबल से ज्वाइन करें, और वो दूसरी टेबल फिर वो तीसरी टेबल से ज्वाइन करे, तो ऐसा हमको करना है क्या? तो ये चीज हम समझ पाएंगे जब हमसे क्वेरी की जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग आइए हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी तक। जैसे ये देखो, ये जो आपके पास डेटाबेस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डेटाबेस वही ध्यान रखिए जो अभी आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स में फिल किया था, अपने उसमें सेलेक्ट टेबल वाले में। ठीक है, नाउ
यहाँ पर देखो, मैं आपको रिकॉल के लिए बता रहा हूँ कि सिग्मा ऑपरेटर क्या करता है, सिग्मा जस्ट सेलेक्ट द टपल्स एंड हियर वी कैन गिव द, अगर आपको ये शायद थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मैं स्क्रीन विजिबल बड़ी कर देता हूँ, सो हियर वी कैन गिव द व्हाट कंडीशंस। तो ये पर्टिकुलर जो ए वाली क्वेरी लिखी है, अगर आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ए वाली जो क्वेरी लिखी है बेटा, वो क्या लिखी है, जरा ध्यान से देखना। ए वाली जो आपकी क्वेरी लिखी है वो ये लिखा है कि दिस, ये कि डी डिपार्टमेंट नंबर अगर 4 है, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज का, इसके करस्पॉन्डिंगली जो क्वेरी है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम करने वाले जिनकी सैलरी 25,000 हो, या डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाले और जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा हो, ऐसे लोगों का मुझे डेटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप आएंगे अपनी टेबल पे। आपको टेबल, वैसे स्केलेटन होगा आपके पास या टेबल होगा, दो में से एक चीज होगी। तो आप इस टेबल में आए और आपने देखा साहब कि डिपार्टमेंट नंबर 5 ये है, 4 ये है, और सैलरी हमारी क्या है यहाँ पर 30,000 40,000। तो आपके पास दो कंडीशन है, पहली कंडीशन कि डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम करता हो और सैलरी 25,000 से ज्यादा हो, या दूसरी कंडीशन डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करता हो और सैलरी 30,000 से ज्यादा हो। तो बस देखिए रिलेशनल अलजेब्रा में जब आप इसको लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, स्क्रीन को मैं फिर से फुल स्क्रीन पर डालता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखा सेलेक्ट क्वेरी, आपने सेलेक्ट वाला सिंबल लगाया, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 एंड सैलरी ग्रेटर देन 25,000, और की कंडीशन लगाया डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 5 एंड सैलरी ग्रेटर देन 30,000 फ्रॉम दिस टेबल, एम्प्लॉय टेबल, देन यू विल गेट दिस डेटा, जो यहाँ पर ए टेबल आपको दिख रही है। What we are doing in B, we are doing in B एम्प्लॉय टेबल पे जब हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सैलरी, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये डेटा मिल गया। इसी तरह से सेक्स और सैलरी अगर एम्प्लॉय टेबल से हमें पता करना है, एम्प्लॉय टेबल हमारे पास पूरी जो टेबल है, इस टेबल पे नहीं, ए वाले पे नहीं, पूरी टेबल पे, कंप्लीट टेबल पे जब हम करते हैं तो हमको ये डेटा मिलता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, इसी को जब आप एसक्यूएल फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये जो भी हमने बात कही कि सेलेक्ट, अब इसमें पूछा गया है ये पर्टिकुलर आपकी जो रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी लिखी है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 4 हो और सैलरी उसकी 25,000 से ज्यादा हो, ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा तुम्हें बताना है। सेलेक्ट तुमने लगा दिया तो वो सारी की सारी रो दे देगा। इसी को जब एसक्यूएल में लिखते हो तो क्या लिखते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डी नंबर इक्वल टू 4 एंड सैलरी इक्वल टू ग्रेटर देन 25,000। अगर इसमें दूसरी वाली कंडीशन भी इंपोज करें हम, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की थी, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, है ना, क्या करेंगे साहब, एक ब्रैकेट में आप इसको लिख देंगे डिपार्टमेंट नंबर ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और, ऐसे आप लिख देंगे और उसके बाद आप दूसरी वाली कंडीशन भी लिख देंगे जैसे वहां पर लिखा था। मेरी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकता है कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट आइए, एक बात जरा समझिएगा कि जो प्रोजेक्ट होता है आपका, प्रोजेक्ट वो आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू शो करता है। डिस्टिंक्ट वैल्यू कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मान लो मैं टेबल में, टेबल है आपके पास ये, और मैंने अगर प्रोजेक्ट नेम किया, और अगर उस टेबल में 3 लोग सेम नेम के हैं, 3 लोग अगर आपके सेम नेम के हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट वो केवल डिस्टिंक्ट नेम को दिखाता है। बट जो तुम्हारा एसक्यूएल में सेलेक्ट जब तुम लिखते हो, सेलेक्ट के साथ यहाँ पर जैसे तुमने लिखा सेक्स एंड सैलरी, बात को समझना, तो ये रिपीट डेटा भी दिखाएगा। रिपीट डेटा कहने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे M 30,000 है, M 40,000 है, मान लो किसी और कोई मेल मेंबर हो जिसका 30,000 है, तो फिर से वो M 30,000 दिखाएगा, फीमेल 25,000 दिखाएगा, फीमेल 43,000। तो कहने का मतलब रिपीट वाला डेटा भी आ सकता है किसमें, एसक्यूएल में, बट प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं आता है। तो हम एसक्यूएल में करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके पहले, जैसे ये देखो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स एंड सैलरी। तो क्या होगा, सेक्स एंड सैलरी का रिपीट डेटा नहीं आएगा। अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं आपको, जैसे मान लो टेबल में 5 लोग अजय हैं, तो अगर तुमने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम कुछ भी, तो क्या होगा, तुम्हें 5 के 5 बार अजय मिलेंगे, ठीक। बट अगर तुम चाहते हो कि नाम जितनी बार आया तो एक ही बार हमको मिले, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, तो आपको एक ही बार अजय मिलेगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कहीं कोई पूछता नहीं, बट बेसिक अगर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो हम लोगों ने डिस्कस की, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह से देखिए फिर से क्या किया गया, अब
रिलेशनल अलजेब्रा लिखने का तरीका देखो बेटा, कि जैसे अगर आपने क्या किया कि आप चाहते हैं डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाले एम्प्लॉयज का डेटा, ये मैं बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं। डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाले तो डेटा उनका पता कैसे चलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट डी नंबर इक्वल टू 5 एम्प्लॉय टेबल लिख दिया और उसके आगे आपने प्रोजेक्ट लगा के एफ नेम एल नेम एंड सैलरी कर दी। तो आपको क्या फेच हो गया, आपको फेच हो गया डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा अब देखो जरा सा एक बात, ये जो अभी आपने काम किया है, ये वाला, ये जो आपने काम किया है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो बात लिखी हुई है ना, इसको देखो दो स्टेप में किया गया है। कैसे किया गया है देखो जरा सा, ये आप याद करिए, जैसे आप जब वेरिएबल लेते हैं कोई, जब आप प्रोग्राम बनाते थे अपने सी में, तो जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना होता था तो क्या करते थे, एक में एडिशन स्टोर करते थे, एक में मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन आप स्टोर करते थे। तो वेरिएबल का नाम क्या रखते थे, उसी हिसाब से रखते थे। जिसमें मल्टीप्लिकेशन स्टोर करते थे उसको एमयूएल लिखते थे। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना, ये सारी चीजें अभी आपको आगे बहुत फ्रिक्वेंट दिखाई देंगी, यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने इतना बेस से उठाया है इसे। सेलेक्ट डी नंबर इक्वल टू 5 एम्प्लॉय, तो यहां से जितना भी डेटा मिलेगा हमको वो किस टेबल में हम रख दे रहे हैं, एक हम टेबल ऐसे नाम रख रहे हैं, वेरिएबल नेम रख रहे हैं डिपार्टमेंट 5 अंडरस्कोर EMPS एम्प्लॉयज, है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो भी डेटा मिला सारी की सारी टपल मिली एम्प्लॉय टेबल की, जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम कर रहे हैं वो किस में रख दिया हमने, DEP5 EMPS। ये केवल वेरिएबल नेम है, इसका नाम देखो ऐसा जानबूझ के रखा गया है, हम लोग खुद रखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि इस टेबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये तुम समझ सकते हो एक तरह का टेम्परेरी टेबल है, ये टेम्परेरी रिलेशन है, जिसमें तुम यहाँ वाले से जो भी डेटा अप्लाई किया उसको तुम इसमें रख सकते हो। तो ये काम हम आगे फ्रिक्वेंटली करने वाले हैं, मतलब एक जगह का अगर हमने कुछ उस पर क्वेरी अप्लाई की तो उसको हम किसी और दूसरे टेबल में स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस डिपार्टमेंट 5 EMPS के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, प्रोजेक्ट, जिसमें एफ नेम एल नेम और सैलरी लगा के उसको हमने किस में डाल दिया, रिजल्ट में डाल दिया। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे हमने सिंगल लाइन में किया था वो ये देखिए दो लाइन में, मतलब विद हेल्प ऑफ टर्नरी या एक्स्ट्रा वेरिएबल हम कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या किया गया है देखो जरा सा, रीनेम वाला भी आप चक्कर देख लीजिए, ठीक। क्या मतलब था उसमें कि अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टेम्प नाम के, बिल्कुल वही ऊपर वाला काम, चाहे तो आप DEP5 EMPS ही रखते हैं, मतलब ये तो वेरिएबल नेम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कुछ भी रखा जा सकता है। आपने क्या किया, डी नंबर इक्वल टू 5 एम्प्लॉय में से डेटा निकाल दिया ऐसे लोग का जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं, उसको आपने टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं क्या, प्रोजेक्ट, एफ नेम, एल नेम और सैलरी, और उसको तुम स्टोर कर रहे हो एक आर नाम की टेबल में। ध्यान से देखो, एक किस टेबल में, आर नाम की टेबल में। और आर नाम की टेबल में स्टोर कर तो रहे हो, लेकिन आर में उसके तुम कॉलम का नेम चेंज कर दे रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, एफ नेम को तुमने लिख दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, एल नेम को लिख दिया लास्ट अंडरस्कोर नेम और सैलरी को लिख दिया सैलरी। तो हम कॉलम का नेम और टेबल का नेम चेंज भी कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप बताइए, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? मैं एक बार कमेंट आप लोग के देख लूं, क्या कोई किसी को डाउट है? रिप्लाई कर दो बेटा जल्दी से। क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ इसमें से समझने वाला नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही लेक्चर समझ लो, क्योंकि इसमें हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट, हियर वी कम विद द एक क्वेश्चन है और आप इसको देख के समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा बताना है, आपको ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा बताना है तो वो खुद से क्वेरी पढ़ो, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें हालांकि हम अभी कोई ज्वाइन वाइन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर तुमको ये बात समझ में आएगी कैसे हम काम कर रहे हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉय हु आइदर वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 5 और डायरेक्टली सुपरवाइज, बेटा ध्यान से सुनो, एम्प्लॉय जो काम करता है डिपार्टमेंट 5 में वो, या तो और किसका आपको डेटा बताना है, डायरेक्टली सुपरवाइज करता है एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम कर रहा है। मतलब तुमको क्या बताना है, ध्यान से सुनो, तुमको ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा बताना है जो या तो खुद डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करता हो या डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों को सुपरवाइज करता हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करता हो या डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों को सुपरवाइज करता हो, ठीक। तो अब देखो
ये जो हम लोग करने का तरीका सीख रहे हैं बेटा, ये बिल्कुल एसक्यूएल में भी लगता है, बस एसक्यूएल में लिखने का सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, तो वहां पर इतने डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी समझ बनाने के लिए यहाँ पर ये पूरा हम प्रोसीजर समझ रहे हैं कि कैसे टेबल में क्या क्या हम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आते हैं अपने टेबल में। तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाला इंसान कौन कौन है? एक जॉन साहब हैं, दूसरे फ्रैंकलिन साहब हैं, और तीसरे की बात करें तो रमेश हैं, और चौथे की बात करें तो जॉयस हैं। अच्छा, ये तो वो हो गए जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं। अब आपको और क्या करना है? डिपार्टमेंट नंबर 5 में जो काम करते हैं उनका सुपरवाइजर कौन है, उनका डेटा पता करना है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा बेटा? तुम्हें पता ऐसे चलेगा कि डिपार्टमेंट नंबर 5 में जो काम करता है उसके आगे उसका सुपर एसिस्टेंट लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों के सुपरवाइजर एक ये हैं, 333 44 55 888 666 55 या अगर नीचे आए तो 333 44 55 मतलब दो लोग हैं सुपरवाइजर, एक 33 आईडी वाला और एक 333 आईडी वाला और एक 888 आईडी वाला। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कंप्लीट डेटा नहीं पता कर रहे हैं। पहले क्वेरी समझ लो, क्वेरी में क्या कह रहा है कि ऐसे लोग का एसएसएन बताओ, ऐसे लोग का एसएसएन बताओ जो या तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं और या तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों को सुपरवाइज करते हैं। ऐसे लोग का एसएसएन बताओ। तो अपने दिमाग से सोचो कितना आसान है। पहले तुम क्या करो, एक टेबल में स्टोर कर लो। क्या स्टोर कर लो भाई साहब? एक टेबल में तुमने स्टोर कर लिया डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वाले, तो तुम लिख दोगे डी नंबर इक्वल टू 5, सेलेक्ट लगा दोगे और उसमें से प्रोजेक्ट लगा के एसएसएन ले लोगे। क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ यही किया गया है? तो आइए साहब जरा सा लौट के देखें। तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों का डिपार्टमेंट में डेटा डाल के उसके ऊपर देखो प्रोजेक्ट लगा के एसएसएन, इसको हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट 1 में। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट आया होगा। आया हो तो प्लीज बताइए। ये देखिए, ये आपने क्या किया, रिजल्ट 1 में इसको स्टोर कर दिया। ये हो गया रिजल्ट 1 में डेटा स्टोर। इसमें क्या आ गया है? इसमें आ गया है एसएसएन ऐसे लोगों का जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं। अब देखो यहां पर जो तुमको टेबल में डेटा मिला था वो क्या मिला था बेटा? डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों का कंप्लीट पूरे का पूरा रो मिल गया था। पूरे का पूरा रो बोलने का मेरा क्या मतलब है? पूरे का पूरा रो बोलने का मतलब है कि डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों के लिए ये कंप्लीट रो मिल गई। मतलब अगर तुम वो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करोगे तो 1 2 3 और 4 तुम्हें रो मिल जाएगी। अब उस 4 रो में से जब तुमको चारों की चारों रो मिल गई तो तुम क्या पता कर लो? तुमको पता करना है, पहली चीज तो हो गई कि उसमें काम करने वालों का एसएसएन। अब तुमको पता करना है कि उसमें जो काम करते हैं उन लोगों का सुपर एसएसएन कौन है। तो सुपर एसएसएन का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखो, सुपर एसएसएन यहाँ पे दिया है तो आपने उसमें से जो आपने 4 डेटा सिलेक्ट कर दिया उस पर आपने पाई लगा के सुपर एसएसएन लिखा और उसको आपने एक दूसरी टेबल में स्टोर कर लिया। तो एक एक तुमको मिल गया है कौन सा? जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं। दूसरा कौन सा मिल गया? डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों के सुपरवाइजर का एसएसएन। अब दोनों को अगर हम यूनियन ले लें, भाई आप इस बात को जरूर समझिएगा, दोनों टेबल का अगर आप यूनियन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंप्लीट वो लोग मिल जाएंगे जो या तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करते हैं या डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों को सुपरवाइज करते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बट आपको मैंने पहले बताया है कि इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, इनके लिए आपका कॉलम का नेम, कॉलम का डेटा टाइप और कॉलम का डोमेन बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहां पर जब तुम फेच किए तो उसके कॉलम का नेम एसएसएन था और यहां पर जब तुम फेच कर रहे हो तो उसके कॉलम का नेम सुपर एसएसएन है। तो तुमको उसमें किसको बदलना पड़ेगा? एसएसएन में। रिजल्ट टू एसएसएन में जब तुम उसको बदल दोगे तो दोनों का कॉलम नेम सेम हो गया, दोनों का टेबल नेम सेम हो गया, सॉरी कॉलम नेम सेम हो गया, टेबल नेम तो अलग ही रहेगा। कॉलम का नेम सेम हो गया, डेटा टाइप वगैरह पहले से सेम था सुपर एसएसएन और एसएसएन का। तो आपने यहां पर क्या किया? रिजल्ट में स्टोर कर दिया रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। अच्छा, एक छोटी सी बात और जान लीजिए, इसको एरो को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां से जो वैल्यू मिली आपको उसको हम लोगों ने इस टेबल में स्टोर कर दी। अब जरा मैं देखूं क्या किसी को कोई डाउट है? यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है यहां तक? जो ये बात हमने अब समझी यूनियन वाला ऑपरेशन, इसका आप देखो तो ये डायग्राम में बता भी दिया गया है, मतलब एक पिक्चरल फॉर्म में, फिगर में। क्या है एसएसएन का? उन लोगों का वही जो मैंने देखिए आईडी पढ़ी थी उस समय, जॉन, फ्रैंकलिन, जॉयस और एक और कोई था। और रिजल्ट 2 में क्या आया है? तुम्हारे पास सुपर एसएसएन मिला। सुपर एसएसएन किसका मिला? जो उसका सुपरवाइजर है। तो याद करिए 333 वाला और 888 वाला दो आईडी सुपर एसएसएन थे, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। इसका जो पहले कॉलम नेम था सुपर एसएसएन था, उसको हमको चेंज करके एसएसएन में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको दोनों टेबल का यूनियन लेना है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चला जाए। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर है बेटा?
11/4, अच्छा चलो ठीक, क्लियर है, मैसेज कर दिया बच्चों ने। ओके, सो नेक्स्ट, अब देखो इंटरसेक्शन वगैरह मैंने आपको बताया है, बट फिर भी आप देख लें, जैसे दोनों टेबल थी तो यूनियन करते हैं, तो ये बी वाले में जो दोनों टेबल को यूनियन करोगे दोनों का, तो क्या आना चाहिए, दोनों का नेम सेम आना चाहिए। पहले इसको आपको नेम को चेंज करना पड़ेगा, एफ नेम एल नेम को, तब आप दोनों का यूनियन ले पाएंगे, तभी आप दोनों का इंटरसेक्शन ले पाएंगे, तभी आप दोनों का डिफरेंस ले पाएंगे। तो पहले में क्या किया गया, दिस माइनस दिस, दूसरे में ई वाले में जो आंसर दिख रहा है वो इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट किया गया है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, बट अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ये बहुत बढ़िया क्वेरी है, आप पढ़िए और अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जैसे मैथमेटिक्स है, कि आप खुद करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाए। देखिए क्या है, सपोज दैट वी वांट टू रिट्रीव लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉयज डिपेंडेंट। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या करना है इसमें हम लोग को ये करना है बेटा, कि हमें बताना है फीमेल एम्प्लॉयज, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनका डिपेंडेंट कौन है, उनका डिपेंडेंट कौन है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हमें एक ऐसी क्वेरी बतानी है जिसमें फीमेल एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट का नेम बताना है, फीमेल एम्प्लॉयज और डिपेंडेंट का नेम बताना है। तो मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा था कि जो दिया है डेटा, देखो यहीं से कहानी धीरे धीरे करके बिल्डअप होना शुरू हो रही है। जो डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, फीमेल एम्प्लॉय। फीमेल वाली बात कहाँ लिखी है, एम्प्लॉय टेबल में। तो एम्प्लॉय टेबल में हमें दिया हुआ है सेक्स में मेल या फीमेल, आपको यहां से फीमेल एम्प्लॉय मिल जाएंगे। अब क्या बताना है, सेकंड थिंग जो आपको बतानी है वो बतानी है कि फीमेल एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वाली टेबल में और आपकी एम्प्लॉय वाली टेबल, ध्यान से देखो ये दोनों टेबल कैसे जुड़ सकती है। यहां पर क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, और यहां पर दिया हुआ है कि इस एम्प्लॉय आईडी वाले का डिपेंडेंट कौन है। डिपेंडेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी टेबल में बताया था, कंस्ट्रक्शन के समय बताया था डिपेंडेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग से सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको फीमेल एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा, इसका एसएसएन और इसका ईएसएसएन अगर बराबर कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, फीमेल एम्प्लॉयज के सामने उसका डिपेंडेंट का नेम आ जाएगा। ठीक, तो हम जो क्वेरी में फाइनली फेच करेंगे वो बेटा ये करेंगे, ध्यान से सुन लो, कि मेरे पास डिपेंडेंट उसके फीमेल एम्प्लॉयज के नेम आए और फीमेल एम्प्लॉयज के सामने मेरे डिपेंडेंट के नेम आए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? मतलब क्या है हमारे पास, जो हम डेटा फेच करना चाहते हैं कि हमारे पास दो कॉलम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपेंडेंट उसका फीमेल एम्प्लॉय का आ जाए और उसके बगल में डिपेंडेंट का आ जाए। तो कितना आसान है, आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले फीमेल एम्प्लॉय पता करना पड़ेगा और उसका एसएसएन पता करना पड़ेगा। आइए जरा सा हम लोग लौटते हैं, क्या किसी को कोई डाउट है? जूम, हाँ जूम कर देता हूँ मैं इसको, मैं बस बता रहा था आपको। अच्छा तुम्हारे पास टेबल होगी नहीं, ये डिपेंडेंट टेबल है। ठीक है, डिपेंडेंट टेबल। तो डिपेंडेंट टेबल से आपको बताना है, जैसे देखो 33344, मतलब जो पहला नाम इसमें दिया हुआ है टेबल में, जो पहला नाम टेबल में दिया हुआ है उसमें उसका कौन है, एलाइस। ठीक है, जॉन का कौन है, एलाइस। ठीक, डिपेंडेंट है। ये मैंने बस एक एग्जांपल बताया। अब ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखें बेटा, ये हमारे पास बहुत आसान है, आपको ये समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा के लिए। देखो पहले एम्प्लॉय टेबल में जो मैंने आपसे बात कही, एम्प्लॉय टेबल में आपने लिख दिया क्या, आपने लिखा साहब सेलेक्ट सेक्स इक्वल टू एफ। तो सारा डेटा कहाँ पे आ गया, फीमेल एम्प्लॉय का। एक फीमेल एम्प्लॉय टेबल नाम का हमने टेबल बना लिया, रिलेशन बना लिया, उसमें रख दिया, खत्म कहानी। अब उसके ऊपर देखो तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर तुम अप्लाई कर रहे हो एफ नेम, एल नेम और एसएसएन। ठीक है,
एफ नेम, एल नेम और एसएसएन, ये तुमने किया। तो यहाँ से तुम्हें उस एम्प्लॉय टेबल में से क्या क्या फेच हो जाएगा, देखो ये अगले वाले में मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको फीमेल डेटा फेच हो गया, और फीमेल डेटा फेच होने के बाद तुमने एफ नेम, एल नेम और एसएसएन रख दिया। क्लियर है बात? एसएसएन क्यों ले रहा हो, क्योंकि एसएसएन वाली टेबल से ही डिपेंडेंट टेबल को तुम ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने की नीड क्यों है वो आपको पता है। तो दोनों को, अच्छा ज्वाइन करने के लिए हमने आपको कल ही बताया था क्या, कि ज्वाइन जो है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद जब तुम सेलेक्ट एक उस पर कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो उसी को हम लोग ज्वाइन बोलते हैं। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जब हम लोग कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग ज्वाइन बोलते हैं। ठीक, तो अभी आप वैसे जब आगे सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली ज्वाइन ही लिखोगे, बट ये चीज हो कैसे रही है उस समझ को समझने के लिए, उस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस स्टेप को लेंदी करके समझ रहे हैं, और कोई बात नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो एम्प्लॉय नेम्स यहाँ पे जो टेबल आई और डिपेंडेंट जो आपके पास टेबल थी ऑलरेडी, दोनों को आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता कर लिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो क्या होता है बेटा, सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है। याद करो आप, हमने इस बात को बहुत डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने, तो रिकॉल करने के लिए आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठे रहा करिए, ताकि कुछ कुछ नोट करते रहें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि दोनों टेबल को, डिपेंडेंट टेबल को और जो अभी हमने डेटा फेच किया है फीमेल एम्प्लॉय वाला, उसको हम ज्वाइन करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब बन जाएंगे, बट हमको क्या करना है, हमको वो चेक करना है जहाँ पे एसएसएन इक्वल टू ईएसएसएन हो। तो अगली लाइन में देखो बिल्कुल वही काम किया गया है। आइए ये है साहब अगली लाइन, क्या किया गया है, यहाँ से ये टेबल में डेटा डालने के बाद ईएमपी डिपेंडेंट्स नाम के टेबल में डेटा डाले, और वहां पर हमने कंडीशन लगा दी कि जहां पर एसएसएन बराबर है किसके, एसएसएन बराबर है ईएसएसएन के, मतलब एम्प्लॉय की आईडी बराबर हो ईएसएसएन वाले पे। तो वहां से क्या हो जाएगा बेटा, वहां से तुमको पता चल जाएगा एक्चुअल डिपेंडेंट, मतलब जैसे ये जो है देखो 99988 वाला, तो यहाँ 333 है, 999 यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, बस एक ही इसमें मैच करता है, जेनिफर वाला। या तुम खुद से टेबल देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम दोनों फीमेल और मेल एम्प्लॉयज को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे सिलेक्ट वाली, तो हमको केवल एक डेटा मिलता है क्या, जेनिफर, जेनिफर वाले में ही मैच करता है। देखो यहाँ पे 999 वाला है, यहाँ पे देखोगे 999 वाला कहीं नहीं है, यहाँ क्या है 98765432। ये आप मेरा अगर कर्सर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि ये समझ आपकी बन जाए एक बार। देखो केवल और केवल कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि इसको मैच करने की जरूरत क्यों है। याद करो जो स्टूडेंट टेबल थी हम लोग की, स्टूडेंट टेबल थी ना, तो स्टूडेंट टेबल जैसे हमने कहा कि ये स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट आईडी में पढ़ता है, तो उस डिपार्टमेंट का नाम बताना था तो क्या करते थे, जैसे अगर राजू जो है वो डिपार्टमेंट आईडी 1 में पढ़ता है, तो फिर डिपार्टमेंट आईडी 1 देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी 1 कौन सी है, डिपार्टमेंट आईडी 1 कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम पता चल जा रहा था। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, तो बस यही एक डेटा मैच हो रहा है। तो मतलब जेनिफर का जो डिपेंडेंट है वो कौन है, एबनर। तो यहां पर हमने ये पूरी टेबल पता करने के बाद, ध्यान से देखो, ये पूरी टेबल पता करने के बाद इसमें हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, कौन सी, कि जहां पर ये दोनों इक्वल हो, केवल वही डेटा हमें यहाँ से फेच होगा। और उसके बाद ये फेच होने के बाद हम इसमें से क्या पता कर लें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपेंडेंट का नेम, यही हमको पता करना था, हमने आपसे पहले कहा था, है ना। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर आपने इस टेबल के ऊपर प्रोजेक्ट अप्लाई कर दिया। ये देखो एसएसएन इक्वल टू एसएसएन करने के बाद आपने इस पे क्या किया, प्रोजेक्ट अप्लाई किया, पाई एफ नेम एल नेम डिपेंडेंट नेम एक्चुअल डिपेंडेंट, उसको आपने रिजल्ट में स्टोर कर लिया। इस प्रॉब्लम को समझने में किसी को दिक्कत आई हो तो प्लीज रिप्लाई करके बताइएगा। मैसेज आए हैं क्या लोगों के, देखूं। हाँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने देखो टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी टेबल ले लोगे तो उससे फायदा ये होगा ना कि तुमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जैसे एक रिजल्ट निकाले दूसरी टेबल में स्टोर कर लिए, फिर दूसरी वाली टेबल उठाए उस पर कुछ ऑपरेशन करके तीसरे में स्टोर कर लिए, कर तुम पूरा एक लाइन में एक साथ सकते हो। अभी इसको, यही जो प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की, ये सिंपल एक लाइन में आ जाएगी। बट अभी जो हम लोगों ने समझा उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मतलब पूरा एक्चुअल में अगर लेंदी टाइप का कर रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके। इसको हम लोग ज्वाइन से भी, मतलब जो याद करो नेचुरल ज्वाइन और ज्वाइन पढ़ा है हम लोगों ने, उससे भी कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो, कब से नहीं आ रही भाई,
हेलो, बात समझ में आ गई ना? किसी के मन में यहाँ तक पे कोई डाउट है बेटा? बहुत तेज चलने का कोई मतलब नहीं है, या ऑनलाइन क्लास है, तो यहाँ पर अभी अगर आपको कोई डाउट रह रहा हो तो आप प्लीज बताइए। मयंक ने बोला क्लियर है, और जिसको कोई डाउट है वो बताए, हम लोग डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दीपक, अनुग्रह, कोई डाउट रह रहा हो पूछो, खूब आराम से डिस्कस कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये ज्वाइन से भी हो जाएगा, ज्वाइन से बहुत आसानी से हो जाएगा, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करके हम ये समझ पाए कि ज्वाइन एक्चुअली क्या करता है। तो ज्वाइन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद दोनों को इक्वल टू करता है, और यही काम हम ज्वाइन में अप्लाई भी करते हैं। अरे पूरा मत रिपीट करवाओ यार दीपक, आवाज चली गई थी क्या? नहीं, कार्टेशियन प्रेफर नहीं होगा, ज्वाइन प्रेफर होगा ओवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए ताकि बेसिक होता कैसे, जैसे अगर हम लोग जब टेबल पहले मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले एडिशन सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि समझ में आए कि 8 इंटू 7 लिखा है तो मतलब यह है कि 8 बार 7 जुड़ रहा है, बस ये बात है मेरे कहने की। ठीक है दीपक, देखो बेटा, कोशिश करना देन सर, दो मेथड बस ऐसे ही हैं, उसमें हमें ज्वाइन ही करना है। हाँ बेसिकली हमें ज्वाइन ही करना है, अप्रोच हमारा ज्वाइन वाला ही होगा। इंस्ट्रक्शन तो जो लिखा है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ दीपक। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने फीमेल का एम्प्लॉयज का डेटा फीमेल एम्प्लॉयज नाम की टेबल में रख लिया, फिर उसमें से हमने एफ नेम, एल नेम और एसएसएन पता कर लिया। मतलब ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज का हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन पता चल गया। तो अब ये जो टेबल आई, ये कौन सी है? ये वाली टेबल है जो आपको छोटी सी दिख रही है दोनों के बीच में, ये वाली टेबल है एम्प्लॉय नेम्स वाली। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पर, इसको मैं जूम ही कर देता हूँ ताकि क्लियर हम लोग को दिखता रहे। ठीक है, इसके बाद हमने दोनों टेबल का, ये टेबल और डिपेंडेंट वाली टेबल, दोनों का हमने क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद हमने दोनों को इक्वल टू शो कर दिया। तो वो ज्वाइन का ही काम करता है, हमको पता है। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्चुअल डिपेंडेंट है वो पता चल जाएंगे। मतलब यहाँ तो हमारे पास जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे सारा कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा। बट ज्वाइन क्या कहता है, ज्वाइन ये कहता है ना कि दोनों के बीच में कंडीशन चेक करो जहां पर दोनों इक्वल हो, यहाँ का एसएसएन वहां का ईएसएसएन, जहां पर दोनों इक्वल होंगे वही हमारे काम का डेटा है, बाकी तो फालतू है। ठीक, तो वो करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, वो करने के बाद हम लोग दोनों को इक्वल टू चेक कर लिए, तो ये हमको पता चल गया एक्चुअल डिपेंडेंट कौन किसका है। यहाँ तो सारा खिचड़ी बन गई, कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब एलाइज का एसएसएन ये है तो ईएसएसएन ये होने पे ये डेटा तो सही नहीं है, हमको केवल इक्वल टू वाला पता करना है। तो ये एक्चुअल डिपेंडेंट आ गया, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, हमने प्रोजेक्ट लगा के एफ नेम, एल नेम और डिपेंडेंट का नेम लिख दिया, तो हमें पता चल गया एक्चुअल डेटा साहब क्या है। किसी का कोई डाउट रह रहा हो अभी भी तो पूछ सकता है, इंस्ट्रक्शन जो लिखा है वो बता दीजिए। ये कौन, मनीष? आई थिंक अब क्लियर है या नहीं? असाइन करने पर टेम्परेरी टेबल क्रिएट होगी या हम अगर लिख रहे हैं ना दिलीप, हम ये जो लिख रहे हैं तो हमें क्रिएट करके, मतलब हम ये इसको जैसे समझो मैथमेटिक्स की तरह कर रहे हैं कि a प्लस बी सी वेरिएबल में स्टोर कर लिए, फिर c इंटू डी किए। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, जैसे गणित में करते हो, जैसे मैथ्स में करते हो कि वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हो, तो हमें करके दिखानी पड़ेगी। एसक्यूएल में करोगे तो ये सब नहीं करना है, मेरी बात को समझो। ये रिलेशनल अलजेब्रा में जब पढ़ रहे हैं तो ये सब हमको टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर कर करके दिखाना है, क्योंकि अलजेब्रा मतलब मैथ्स, तो मैथ्स में कैसे हो रहा है वो हम कर करके दिखा रहे हैं। एसक्यूएल में हम उठा के डायरेक्ट लिख देंगे, हो जाएगा वो, समझ गए? किसी को रह रहा हो दिमाग में तो बताइए प्लीज, मैं कमेंट एक बार और देख लूं। क्लियर है? क्लियर, क्लियर। और कोई? ओके, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है? अब आप इसको दिमाग लगा के बताइएगा। ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि जैसे मैं बोलूंगा, मैं आपको एक क्वेरी बोलूंगा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी टेबल का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट या ज्वाइन लेना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको एक क्वेरी दे रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन सी टेबल को हमें आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, या कौन कौन से टेबल की हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कह सकते हो अभी, क्योंकि तुम इनिशियल लेवल पे सीख रहे हो तो थोड़ा ट्रिकी है, बट तुम समझ जाओगे, दिमाग लगाना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि हॉस्टन, ध्यान से सुनो, हॉस्टन प्रोजेक्ट लोकेशन पे काम करने वाले
ध्यान से सुन रहे हैं आप? हॉस्टन प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉइज की बर्थ डेट, फिर से सुनो, हॉस्टन प्रोजेक्ट लोकेशन, ध्यान से सुनना, हॉस्टन प्रोजेक्ट लोकेशन पे काम करने वाले एम्प्लॉइज का बर्थ डेट। ओके, ये तो डेटा ही है ना बेटा, इसमें जूम करने की जरूरत, चलो कोई बात नहीं है, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, आपके पास अभी होगा थोड़ी, ऐसा करें कि आपको प्रॉपरली दिख जाए। ओके, आई थिंक अब विजिबल होगा, ठीक, थोड़ा सा कम होगा, एडजस्ट कर लेना। ठीक, अच्छा देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मैं नहीं बता रहा आपसे, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि कौन कौन सी टेबल को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा इफ आई एम आस्किंग अ क्वेरी दैट प्रोजेक्ट लोकेशन हॉस्टन में काम करने वाले एम्प्लॉयज का मुझे बर्थ डेट पता करके बताओ, तो आप कौन कौन सी टेबल को लेंगे? बाकी क्वेरी लिखने का तरीका तो भी सीख जाएंगे, वो तो बहुत आसान है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टेबल्स एंड विच पर्टिकुलर टेबल इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द क्वेरी, तो आप क्वेरी को बहुत आसानी से कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे इसका आंसर बताएं कि इफ कोई प्रोजेक्ट लोकेशन हॉस्टन पे काम करने वाले एम्प्लॉयज का बर्थ डेट पता करना है तो कौन कौन सी टेबल लेना पड़ेगा? देखो डिपार्टमेंट लोकेशन एंड एम्प्लॉय, देखो ओके, दिख नहीं रहा है सर नाउ, ओके अच्छा, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट लोकेशन, अनुग्रह प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन डिपार्टमेंट लोकेशन एंड एम्प्लॉय, अच्छा, मुझे लग नहीं पा रहा है कोई लोग सही, सब लोग आंसर करें, अपना अपना दिमाग लगाएं ताकि जब मैं आंसर करूं तो आप बात को समझ पाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये पूरे एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा की। एकदम जैसे पजल सॉल्व करते हो ना, कि जैसे हम लोग को सुराग मिलता है कि हाँ साहब भाई साहब किसी की टोपी मिली तो वो टोपी कहाँ से आई है, फिर वहां पहुंचते हैं, सीआईडी वाले सोनी में नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह करना है कि पहले देखो कौन सा डेटा है हमारे पास, फिर कौन सा डेटा चाहिए, तो कैसे कैसे टेबल एक दूसरे से जुड़ सकती है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग तो बिल्कुल खेल है ये, और सबको इंटरेस्ट होगा इसमें, ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको इसमें इंटरेस्ट ना आए। क्या रिप्लाई आने बंद हो गए? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप 35 लोग हैं और रिप्लाई मुश्किल से 10 से 12 लोगों को मिले हैं। मैंने इसीलिए प्रोजेक्ट लोकेशन बोला है, बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू आंसर। ओके, आई थिंक कि शायद किसी का आंसर सही नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। चलो ओके, रिटर्न टू द टॉपिक, व्हाट आई हैव आस्क्ड, ध्यान से देखो, इसीलिए गड़बड़ करते हैं आप लोग, या हो सकता है मैं भी गड़बड़ कर जाऊं, पता नहीं, अभी देखते हैं। आपसे मैंने बोला पी लोकेशन हॉस्टन पे काम करने वाले, प्रोजेक्ट लोकेशन मैंने पहली बात बोली, मैंने डिपार्टमेंट लोकेशन नहीं बोली। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आपने सुना नहीं सही से। मैंने आपसे बोला कि प्रोजेक्ट लोकेशन हॉस्टन, तो प्रोजेक्ट लोकेशन किस टेबल में है बेटा? सबसे पहली बात, जो आपको डेटा दिया हुआ है वहां पहुंचो, प्रोजेक्ट लोकेशन किस टेबल में है? प्रोजेक्ट लोकेशन इज इन दिस टेबल, प्रोजेक्ट टेबल। सो प्रोजेक्ट टेबल पे पहुंचने के बाद आपको पता चला कि प्रोजेक्ट लोकेशन हॉस्टन में है। अब इस पे काम करने वाला जो इंसान है, अच्छा, उसका डिपार्टमेंट नंबर हमको पता करना पड़ेगा, तो उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 5 है, और डिपार्टमेंट नंबर 5 में गए हम, यहां पर डिपार्टमेंट नंबर 5 में गए, और डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम करने वालों का डेटा हम यहां से पता कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है? देखो यहां पर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लोकेशन होस्टन, प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है बेटा? होस्टन। प्रोजेक्ट लोकेशन होस्टन, ध्यान से सुनिएगा, पी नंबर आपको दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो 3rd नंबर का है। अब यहां तुम जाओ वर्क्स ऑन पे, ये ज्यादा अच्छा है, ये गड़बड़ है जो पहले वाला देखा मैं, जो आप लोगों ने आंसर किया। आपको क्या देखना है? होस्टन प्रोजेक्ट है, होस्टन में प्रोजेक्ट चल रहा है पी लोकेशन पे, इसमें जो ये होस्टन प्रोजेक्ट चल रहा है इसका नंबर कौन सा है? तो 3rd नंबर का ये प्रोजेक्ट है जो होस्टन में चल रहा है। तो आप यहां पे जाके देखेंगे कि साहब 3rd नंबर पे काम करने वालों का कौन कौन सा आईडी है। देखो हमें दिया क्या है? हमें दिया है प्रोजेक्ट लोकेशन होस्टन, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा बर्थ डेट, हमको मतलब यहां से पता करना पड़ेगा कि होस्टन में कौन सा व्यक्ति काम करता है, होस्टन पे काम करने वालों का डेटा, तो उनका डेटा हमें यहां से पता चला, और यहां से डेटा पता चलना करने के बाद हम उनकी बर्थ डेट पता कर सकते हैं। सो इफ आई एम seeing here that what
टेबल्स आर इन्वॉल्व। सो पहला आपको होस्टन, होस्टन से आपको मिला पी नंबर यहाँ गए तो 3 3 3 जहां जहां मिला है, और वो टेबल क्या होगी आपकी, यहां से आप ESSN इसका फेच करेंगे और ESSN से फिर SSN पे जाएंगे और फिर आप उसकी बर्थ डेट पता कर पाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं? जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए। सो व्हाट 3 tables are involved? First is project, second is works on, and third one is employee, and none of you is correct. I think डिपार्टमेंट, लोकेशन एंड एम्प्लॉय कोई भी शायद सही नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, कोई भी नहीं सही है। If anyone having doubt, Anugrah has involved 4 tables: project, works on, department, location, and employee. What is the need of department, location here? Project and employee. How the project and employee? Barza has replied, and many of you, Deepak, आकाश यादव, प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, लोकेशन। बेटा कैसे कनेक्ट होगा? देखो प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय कैसे कनेक्ट होगा? दोनों के बीच में एक कॉमन होना चाहिए ना, मैंने आपसे पहले बात कही। तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने समझी है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर व्हाट? इट्स अ टाइम फॉर क्विज, एंड हियर इज योर क्विज। आई एम सेंडिंग यू, एंड इसको जल्दी से आप लोग करके भेजें। खुल जा सिम? हाँ खुल गया। चलो शेयर, कॉपी, सब लोग करेंगे जल्दी से। तो दोनों ले लेना। प्रोजेक्ट लोकेशन में तो 2 होस्टन है, पीनम डिफरेंट है, तो भाई तुम दोनों पीनम ले लो ना। तुम क्या करोगे? तुम ये देखोगे, जैसे ये होस्टन है, मान लो होस्टन, एक प्रोजेक्ट कौन सा है? 3rd है। एक कौन है? 20। तो 3rd और 20 पे कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका जाके बर्थ डेट बता दो। क्या दिक्कत है? ओके, डाउट हो तो आप पूछिए, अदरवाइज आप किस सबमिट करिए। कुछ दिमाग में रह रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो मैं बार बार एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दूं, 35 कर दूं, क्योंकि आप लोग जब भी क्लास अटेंड करें तो प्लीज एक नोटबुक अपने पास रखें। देव जी मैंने जो बोला वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? जब भी आप क्लास करें तो आप अपने पास एक नोटबुक रखें, ताकि जब आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या अगले सेमेस्टर में इसको पढ़ोगे इंटरव्यू पर्पज से, तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएं। मेरी बात आप समझिए बेटा, केवल बैठ के क्लास मत अटेंड करना, कुछ ना कुछ अपने पास जरूर रखना, ताकि चीजों को रिलेट कर पाओ। आप लोगों से एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, ठीक है? डन डन, ओके डन। लिखने का नीड नहीं है, जस्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग इसको खत्म करेंगे क्लास, ठीक है? और प्लीज आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोटबुक लेके बैठो, सब्जेक्ट वाइज लेके बैठो, केवल खाली क्लास को ऐसे अटेंड मत करना। ओके चलो फिर ठीक है, हम लोग क्लास एंड करते हैं यहीं पे, ठीक? कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।